हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गुप्तास क्लासेस में। आज की वीडियो बहुत ही खास तो रहने वाली है और ख़ास तौर पे जी किसके लिए खास रहने वाली है। ये खास रहने वाली है आपके बीपीएससी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बीपीएससी वाले बच्चों का एग्ज़ाम इसी मंथ है ना। और जो बीपीएससी अकाउंटिंग वाले बच्चों के लिए रहने वाली बेनिफिशियल, क्यों उन बच्चों के लिए जिन्होंने अकाउंट से अपना पीजीटी कॉमर्स वाला पेपर एग्जाम फॉर्म फिल अप किया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं समझाऊंगा नहीं। आज के पेपर में हमारा कुछ मतलब आज की वीडियो में कुछ समझाने का कुछ भी इरादा नहीं है, कुछ भी उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे बस और बस हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, आपको उसका आंसर गैस करने हैं। अपनी अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे। मैं क्या डिस्कशन नहीं रहेगा, बट आपको बस उसके आंसर चेक करने और हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर जो एमसीक्यू जो बनाए गए हैं वो आपके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार के एग्जामों को देखा, है ना, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखा, तो मैंने देखा कि कहीं जिस भी वे में जो क्वेश्चन पेपर सेट हुआ जा रहा है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का मैंने भी रेफरेंस लिया है, और जी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है। ठीक, आइए तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 30। मैं पहले ही बता चल रहा हूँ 20, और जो वीडियो भी रहेगी करीब 30 to 40 मिनट्स की अप्रॉक्स ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को पहले इंग्लिश में बोलूँगा, फिर उसका हिंदी अनुवाद करूँगा और फिर उसका आंसर बताऊँगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉपी पे अपने आंसर लिखने और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही रहे। ठीक है, और कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन का एविडेंस क्या माना जाता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत, क्या माना जाता है। क्या वो वाउचर को मानते हैं, बैलेंस शीट को मानते हैं, जर्नल को मानते हैं, लेजर को मानते हैं, या मोर देन वन। जैसे कि बीपीएससी में आपका मोर देन वन का ऑप्शन आता है, तो हमने भी यहाँ पे क्वेश्चंस में इंक्लूड करके चल रहे हैं, 5 ऑप्शंस लेके चल रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या बन सकता है। तो इसका आंसर नो डाउट क्या बन जाएगा आपका, वाउचर। वाउचर को क्या माना जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का एविडेंस माना जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर इज डन फ्रॉम। लेजर में जो पोस्टिंग की जाती है, वो एंट्री की जो पोस्टिंग की जाती है वो कहाँ से की जाती है। क्या ये वाउचर से की जाती है एंट्री लेजर में पोस्टिंग की, सब्सिडी बुक से की जाती है, जर्नल से की जाती है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं, या इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके काउंट होंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन, क्या बनेगा इसका आंसर, जानने के लिए यहीं पे बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ गुप्तास क्लासेस में वीडियोस। ठीक है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा मोर देन वन। मोर देन वन मतलब ई, क्योंकि हम जो लेजर में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं जर्नल से, जर्नल से पोस्ट करते हैं, और सब्सिडरी बुक्स भी आपकी जर्नल में ही काउंट होती हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन और छोड़ के जा रहा हूँ मैं, जिसका मैं इंतजार करूंगा कि आप उसका ऑप्शन मतलब उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें कि सब्सिडरी बुक्स कितने प्रकार की होती हैं, नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम किस तरीके के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्या वो कैश नेचर के होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, बोथ ए एंड बी, क्या दोनों नेचर के, मॉनेटरी नेचर, या मोर देन वन। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए हैं, 5 ऑप्शन को लेके बनाए हैं, और सभी ऑप्शन मैंने बहुत ही सोच समझ के रखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि पिछला आपका जो पेपर था वो कहीं ना कहीं 5 ऑप्शन बेस्ड पेपर था, और इस बार भी वैसा ही आएगा। तो पूरा मैंने बीपीएससी फॉर्मेट का बनाया है, आपको देख के अच्छा लगेगा। ठीक, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका, अगेन यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ई, मोर देन वन। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो कैश नेचर वाला नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें जो आंसर बने एक तो बी वाला बनेगा, फाइनेंशियल नेचर, और एक मॉनेटरी नेचर। ये दोनों बन जाएंगे, तो इसलिए आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, मोर देन वन वाला आंसर आ जाएगा। कैश नेचर इसलिए नहीं लेंगे, कैश के अलावा हम क्रेडिट नेचर के ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, हो गया। तो ये आपका ऑप्शन ई इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलें अगला।
वाट अकाउंटिंग मेथड इज फॉलोड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कौन सा अकाउंटिंग मेथड को हम फॉलो करते हैं जब भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? ठीक है, तो क्या हम कैश बेसिस सिस्टम को फॉलो करते हैं? नन ऑफ देम। ये ऊपर आ गया है, माफी चाहता हूँ मैं, इस ऑप्शन को मेरे को नीचे प्लेस करना चाहिए था, बट कोई नहीं, एक ही बात है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू करते हैं या फिर आप सिंगल एंट्री सिस्टम, या इसमें से कोई एक से ज़्यादा ऑप्शन है। तो जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की, वो किस के थ्रू करते हैं? वो करते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा वो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। ओके, बने रहिए, देखते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, मतलब शेयर लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और मुझे अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूँगा, है ना। लगभग मैंने 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके हिसाब से, पाँच ऑप्शंस वाले, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, और ये कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सच बता रहा हूँ, ये वीडियो देख के जाते हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली डिट्टो सेम बन जाएंगे। ठीक है, चलें। विच वन इज नॉट द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है अकाउंटिंग का? क्या इंटरप्रिटेशन है इसका आंसर? क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड एंट्रीज, क्लासिफिकेशन करना रिकॉर्डेड एंट्रीज का, विंडो ड्रेसिंग करना, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या मोर देन वन। इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है अकाउंटिंग का? तो इसमें से जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा आपका आंसर, बन जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, बाकी के सबरे क्या है? स्टेप्स है अकाउंटिंग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द बिजनेस ट्रांजेक्शन? इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, क्या एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट हम बिजनेस ट्रांजेक्शन में मानेंगे? गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड की हैं क्रेडिट पे, ठीक, क्या जी बिजनेस ट्रांजेक्शन है? अगला देखते हैं, एसेट सोल्ड एंड मनी इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, ठीक, एसेट सोल्ड किया है, मनी इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस। कंपनी होस्टिंग चैरिटी इवेंट एंड डोनेशन, कंपनी ने क्या चैरिटी इवेंट और डोनेशन को होस्ट किया है, डोनेशन इवेंट को होस्ट किया, तो मोर देन वन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा ई, मोर देन वन, क्योंकि ये वाला जो ट्रांजेक्शन है हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर हम कोई चैरिटी इवेंट कर रहे हैं या डोनेशन कर रहे हैं, है ना, वो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन में नहीं आता है। ठीक है, दूसरा आपका एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट को भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन आपका नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन ई। ओके, चलें, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में? तो चलिए आगे देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ बैलेंस शीट इज टू शो, मेन पर्पस क्या होता है बैलेंस शीट का? द मेन पर्पस ऑफ बैलेंस शीट इज टू शो फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिटर्स, एसेट्स एंड कैपिटल, ओल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड, या मोर देन वन। इनमें से क्या आपका आंसर बनेगा? इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो फाइनेंशियल पोजीशन बनेगा, क्योंकि वो यहाँ पे मेन पर्पस की बात कर रहा है। जो मुख्य उद्देश्य होता है बैलेंस शीट बनाने का, वो फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना ही होता है। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ascertain फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो किसी पीरियड के लिए किस चीज को पता करने का रहता है? ठीक, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? तो किसी भी पीरियड के, उस पीरियड के एसेट पता करने का उद्देश्य रहता है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेट्स का रहता है, अकाउंट्स का रहता है, या फिर आपका जो ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने का रहता है किसी भी पीरियड के, ठीक है, या फिर आपका जो रहता है, इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन बनेंगे। तो आपका जो यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रहता है, वो किसी भी पीरियड के उसके प्रॉफिट या लॉस को पता करना उसका ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, हालांकि और भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, बट यहाँ पे हमें जो ऑप्शन के हिसाब से चलना है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, अकाउंट इज हेल्पफुल इन रिप्लेसिंग द, अकाउंटिंग कैसे हेल्पफुल है, किस चीज को रिप्लेस करने में हेल्पफुल है अकाउंटिंग? क्या वो मनी को रिप्लेस कर देती है, मटेरियल को, मेमोरी को, मेथड को, या मोर देन वन?
इसमें से एक से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका मेमोरी। मेमोरी को रिप्लेस करने के लिए अकाउंटिंग क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो ह्यूज अमाउंट में होते हैं, है ना, और ह्यूज अमाउंट में होते हैं और काफ़ी बल्क में ट्रांजेक्शन होते हैं। तो हर एक ट्रांजेक्शन को याद रखना इज़ इम्पॉसिबल। तो इस वे में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, बाहर से कुछ आवाज़ आ रही होंगी, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट क्या करूँ, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी में कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा मतलब, है ना। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन है द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे जिससे हमने गुड्स क्या किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज, उधारी पे परचेज किया है हमने गुड्स। तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे हम, डेटर कहेंगे, इन्वेस्टर कहेंगे, सप्लायर कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे, या मोर देन वन कहेंगे। इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, तो इसका आपका आंसर बन जाएगा ई, मोर देन वन। जस्ट बिकॉज सप्लायर और क्रेडिटर एक ही होता है, हम क्रेडिटर को सप्लायर और सप्लायर को क्रेडिटर कह के संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन आपका ई बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी सी, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, ए फर्म अर्न्स अ रेवेन्यू ऑफ 14,500 एंड टू अर्न दिस रेवेन्यू द फर्म इनकर्स एन एक्सपेंस ऑफ ₹8,500। कैलकुलेट दी फर्म्स इनकम। फर्म की इनकम कैलकुलेट करनी है, फर्म का हमें रेवेन्यू दे रखा है, फर्म ने एक्सपेंस इनकर किए हैं उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। तो एज यू नो ऑल कि फर्म की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। फर्म की इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकम इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, है ना। और आप सबको पता है यहाँ पे रेवेन्यू कितने का हुआ है, 14,500 का, और एक्सपेंस कितने के हुए, 8,500 के। तो हमको सीधा सीधा 500 से 500 गए, 14,000 में से 8,000 गए, तो 6,000 का आपका क्या मिल गया, 6,000 की आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे जहाँ पे भी आपका कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा और वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही आंसर निकालना है, तो मोर देन वन वाला ऑप्शन तो कभी आ ही नहीं सकता, समझे। तो वहाँ पे मोर देन वन वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। अब जैसे 2 + 2 = 4 होते हैं, तो भाई ये 4 ही होते हैं ना, है ना। तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन नहीं फॉलो हो सकते ना भाई। जब न्यूमेरिकल कोई फिगर है उसका एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ए पर्सन हु रिसीव बेनिफिट विदाउट पेइंग मनी इमीडिएटली बट लायबल टू पे इन फ्यूचर विद इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। ऐसा कोई इंसान जिसको क्या मिल गया है, बेनिफिट अभी मिल गया है, बट वो क्या हो गया है, पर वो लायबल हो गया है ना। उस पर क्या चढ़ गई है, लायबिलिटी चढ़ गई है, वो लायबल हो गया है पे करने के लिए। वेट, एक कॉल आ रहा है, मैं जरा उसे अटेंड कर। हाँ, वो एक कॉल आ गया था तो थोड़ा, हाँ। तो इधर देख रहे पर्सन जिसको बेनिफिट रिसीव हो गया अभी, बट वो लायबल हो गया है उस बेनिफिट का, को मतलब लायबिलिटी उस पर चढ़ गई है कि वो उसको पे करना है किसी फ्यूचर डेट में, है ना, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो इस ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे, क्या उसको क्रेडिटर कहेंगे, क्या उसको बोरोवर कहेंगे, क्या डेटर कहेंगे, या उसको इन्वेस्टर कहेंगे, हैं, या मोर देन वन। ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे भाई, कि एक इंसान है जिसने बेनिफिट्स अभी प्राप्त कर ली है, बट उसके ऊपर लायबिलिटी चढ़ गई है, बट वो उस जो लायबिलिटी है उसको फ्यूचर में पे करेगा। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं बताइए। फ्यूचर में आपको किसी से पैसा लेना है ना, फ्यूचर में कोई इंसान पे करेगा, तो क्या बोलेंगे आपको, उसको उसको बोलेंगे हम डेटर बोलेंगे वैसे तो, ठीक है। बट बोरोवर भी डेटर ही होता है। तो यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, ई विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक मिनट, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग asset or improving the quality of any existing asset which will help in increasing the earning capacity of the business is called। ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम
क्या कब खर्च करते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम इनकर्ड करते हैं जब हम किसी एसेट्स को एक्वायर करते हैं। एसेट एक्वायर मतलब जब एसेट के खरीदते टाइम हम जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं वो, या फिर ऐसे एसेट्स जो कहीं ना कहीं क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं किसी पुरानी एसेट्स की, मतलब एग्जिस्टिंग एसेट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, या फिर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं बिजनेस की। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो क्या इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बोलते हैं, या इसमें से एक से ज्यादा? और देन वन क्या होगा इसका आंसर बन जाएगा आपका बी। इस तरीके के एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, Which of the following uses accounting information to take policy decision? इनमें से कौन है जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करता है ताकि वो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कर सके, पॉलिसी के डिसीजन ले सके? कौन है? क्या वो क्रेडिटर्स है, क्या वो इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या इसमें से एक से ज्यादा? बताइए कौन है? सोचो सोचो सोचो। हो गया? चलिए मैं बता देता हूँ, इसमें जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका सी। सी विल बी योर राइट आंसर। गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या करती हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पॉलिसी डिसीजन मेकिंग करती हैं। ठीक है, तो सी इसमें जो बन जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी इजी हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे, बट काफ़ी मिसमैच रहने वाले हैं, मतलब सॉरी मिसमैच नहीं, काफ़ी मिक्स्ड रहने वाला है ये सब फॉर्मेट, आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, 10-12 दिन हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, अब रोज़ अच्छी अच्छी वीडियोज डालेंगे, लेंथ और बढ़ा दूंगा मैं, बस आप क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, शेयर कर दीजिए, शेयर करने का फ़ायदा मेरे को नहीं आपको ही मिलेगा इन 10-12 दिन में। ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मतलब एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है ना, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, जस्ट बिकॉज अगर शेयर हो के मैं ये सोच रहा हूँ, अगर सब्सक्राइबर बेस कहीं ना कहीं 1000 के आसपास पहुँच जाएगा, 1000 पहुँच जाएगा, तो मैं आपका क्या है लाइव सेशन भी ले सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो वो अब आपके ऊपर है, आपको अपना बेनिफिट चाहिए नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज मेंटेन इन अ सिस्टमैटिक मैनर? इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जो हम क्या करेंगे, हम करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में मेंटेन करते हैं? क्या वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, क्या वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, क्या वो मैनेजरियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, या इसमें से एक से ज़्यादा? तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो बन जाएगा वो ऑप्शन ई बन जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिनोनियम्स टर्म्स है। टर्म्स मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द की तरीके से यूज होते हैं, मॉनेटरी, फाइनेंशियल, और तीसरा मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा ई। ठीक है, ओके, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आए हैं पास में, तो मैंने भी उसी के बेसिस पे आपके 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन का निर्माण किया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि ये आपका क्वेश्चन पेपर ही है, एक्चुअल में वैसा ही है। ठीक है, जैसे जैसे हम लेवल आगे बढ़ाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से वो बिल्कुल टू द पॉइंट रहेगा। ठीक है, ओके, चलें अगले कुछ। विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप कौन सा होता है? पहला स्टेप कौन सा होता है भाई साहब? आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन अंडर सेपरेट हेड्स इन द लेजर, क्लासिफिकेशन करना ट्रांजेक्शन का लेजर के अकाउंट में अलग अलग हेड बना के, क्या ये रहता है फर्स्ट स्टेप। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्या जी पहला स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का। अगला है आपका कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कराना किसको? इंटरेस्टेड पार्टीज को, मतलब बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्टेड पार्टी को क्या कराना? कम्युनिकेशन कम्युनिकेट कराना इंफॉर्मेशन को। क्या या इनमें से कोई एक से ज़्यादा? भाई स्टेप पूछ रहा है तो स्टेप
हर बार में स्टेप क्या होते हैं, सिस्टमेटिक वे में होता है, एक स्टेप एक बार में ही तो होता है ना। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ का ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, फॉल ही नहीं कर सकता, तो इनमें से कुछ ना कुछ होगा। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम जो करते हैं आप सबको पता है, आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को। तो जी क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। ओके, क्या आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को जी आइडेंटिफाई करते हैं कि जी मॉनेटरी नेचर का है या नहीं, और मतलब मॉनेटरी नेचर का है या नहीं, मतलब फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं। ठीक है, एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पिछली बार भी आया था आपका जो क्वेश्चन है ना, मैंने देखा था आपका पेपर। हु इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से कौन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, बताइए। क्या ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, मोर देन वन, एक से ज़्यादा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा आपका डी, इन्वेस्टर्स आर एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग वाइल ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज आर इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 18 वाला क्वेश्चन। 18 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच कीप्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिप्रेजेंट द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, ऐसी कौन सी ब्रांच, मतलब यहाँ पे ब्रांच पूछा है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग ऐसी है जी, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जिसमें क्या किया जाता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, और इस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, हम ऑपरेटिंग रिजल्ट को शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन सी ब्रांच है जी, क्या ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ब्रांच है, क्या ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच है, क्या ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की ब्रांच है, कॉस्ट अकाउंटिंग की है, या मोर देन वन, इसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन फॉलो होंगे। तो यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन बन जाएगा वो नो डाउट आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बन जाएगा। तो बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है, ठीक, और क्या है, क्या वो फाइनेंस है, क्या वो कॉमर्स है, क्या वो प्रोफेशन है, क्या वो साइंस है, क्या मोर देन वन। ठीक है, मैं मानता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े कंट्रोवर्शियल रहते हैं। कंट्रोवर्शियल कैसे रहते हैं, लाइक कि जब आपका 4 ऑप्शन रहते हैं, वैसे तो बाकी एग्जाम में जब आपको 4 से ज़्यादा ऑप्शन लगाने पड़े, है ना, यहाँ पे जो क्या है मोर देन वन का ऑप्शन है, 5 ऑप्शन वाला आपका जो पेपर है बीपीएससी में, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके कंट्रोवर्शियल रह सकते हैं। मैं ये समझ सकता हूँ 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको ऐसे कंट्रोवर्शियल लगेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि उसका आंसर ये वाला, ये कुछ एक ऑप्शन ये वाला सही होना चाहिए, तो भाई बोर्ड क्या करेगा, किसी दूसरे ऑप्शन को आपका आंसर सही मानेगा। ठीक है, इस जगह पे ना बोर्ड गलत है ना आप गलत हो। ठीक है, बट क्या करें, कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, बट है ना, पिछले एग्जाम्स में भी थे ऐसे, मैंने एग्जाम पेपर आपका देखे थे, तीनों देखे थे, तो उसमें भी 2-4 क्वेश्चन हैं ऐसे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने जो आपका यहाँ पे ऑप्शन माना है वो माना है मोर देन वन। ठीक, हमने इसको आर्ट भी माना है, साइंस भी माना है और प्रोफेशन भी माना है, क्योंकि वैसे तो आपको पता है जो अकाउंटेंट की जो पोस्ट होती है वो प्रोफेशन में काउंट होती है, बट कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग को भी वी ट्रीट अकाउंटिंग, वी आल्सो ट्रीट अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन आल्सो। ठीक है, हम वी ट्रीट अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन आल्सो, तो अकाउंटिंग को हम प्रोफेशन की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो अकाउंटेंट अकाउंटिंग मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरचेंजेबली यूज होता है ये टर्म। तो मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन ई माना है ना। इस क्वेश्चन में ऑप्शन मतलब डी भी हो सकता है ना, नो डाउट डी भी आपका सही है, वैसे डी भी गलत नहीं, बट मोर देन वन के ऑप्शन में मैंने यहाँ पे ई मान के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम ये मानते हैं कि प्रोफेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये समझता 1-2 क्वेश्चन आपके कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। चलिए देखते हैं, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट को कम्युनिकेट करना, अगला है रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग, और मोर देन इनमें से एक से ज़्यादा क्या है, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, बताइए।
इसका जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका डी। डी इज योर राइट आंसर। रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग while meeting legal requirement, maintaining systematic record, communicating the financial result. These three are the functions. These three are the functions of accounting. While option D is not the function of accounting. Therefore, the option D will be your right answer. Okay. Next question पे पढ़ें। The business organization whose revenue is in excess of its expenses। ऐसा business organization जिसके revenue क्या है, excess में है, revenue excess कर रहे हैं expenses, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, is known as what। इसको हम when revenue exceed the expenses we call it profit। therefore ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कहाँ है, क्या प्रॉफिट का ऑप्शन दे रखा है ना। यस, प्रॉफिट का ऑप्शन आपको दे रखा है, तो इस सर जो आपका ऑप्शन जो बन जाएगा वो आपका बनेगा प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, गेन नहीं होगा, मोर देन वन हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आपका बन जाएगा, आपका बन जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, ओके चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस की, चलिए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी में क्या है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, मेजरमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग। ऑप्शन सी, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे जी माफी चाहता है, डी गलत टाइप हो गया, बाकी सब कुछ सही है, या इनमें से एक से ज्यादा। तो भाई सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, उसका करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, तो करेक्ट सीक्वेंस कहीं ना कहीं स्टेप्स के फॉर्म में होगा, है ना। स्टेप्स की फॉर्म में होगा तो हर बार में एक ही स्टेप्स काउंट होगा ना, है ना, सिस्टमेटिक वे में। तो मोर देन वन का ऑप्शन तो यहाँ पे हो नहीं सकता। बाकी की चीजें देखते हैं। एनालिसिस से स्टार्ट होता नहीं है, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट होता नहीं है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन हम करते हैं सबसे पहले स्टेप में, वो ए में भी है, डी में भी, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, बताइए, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड पेबल्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रेड पेबल्स में इसमें से इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल्स पेबल इंक्लूड होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड होते हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड होते हैं, डेटर्स एंड बिल्स पेबल इंक्लूड होते हैं, या एक से ज्यादा है इसका आंसर। तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो बन जाएगा आपका ए। ट्रेड रिसीवेबल्स में हम किस किस को काउंट करते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। मूविंग ahead टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस एंड डेफिसिट इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बाय विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट जो भी शो होता है वो कौन सी अकाउंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू शो होता है ना। यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया है, विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट होना चाहिए यहाँ पे, है ना, इस तरीके से होना चाहिए कि सरप्लस और डेफिसिट कौन से अकाउंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू शो होता है। ठीक है, तो चलिए, क्या इसका आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, रिसिप्ट अकाउंट होगा, या मोर देन वन। बताइए, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सरप्लस और डेफिसिट जो भी शो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड, या फिर एट द क्लोजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट, तो वो कौन सा अकाउंट है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा सी विल बी योर राइट आंसर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की में हमको क्या देखने को मिलता है, डेफिसिट और सरप्लस देखने को मिलता है। ठीक, मूविंग ahead on the next question, question number 25, which one of the following transaction is not recorded in the books of account। इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पेड सन्स फीस ₹10,000 टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। अपने पर्सनल अकाउंट से अपने बच्चे की फीस जमा करी है 10,000। ठीक है, दूसरा परचेज रॉ मटेरियल परचेज किया है सप्लायर से 12,000 का। तीसरा ऑप्शन पर्सनल सेलिंग की है किसी सेल्समैन ने, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, 25,000 की। ठीक है,
सॉरी, है ना, गलती से है ना, टैप हो गया। हाँ, पर्सनल सेलिंग की है, किसी सेल्समैन ने 25,000 की सैलरी पे की है, एम्प्लॉयज की 15,000 की, या एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं आपको, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए बन जाएगा। आपने 10,000 में यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे की फीस की है, कहाँ से की है, पर्सनल अकाउंट से, तो ऑप्शन ए को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। और जब हम इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे तो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक, किसी किसी को लग रहा होगा कि इसका आंसर मोर देन 1 हो सकता है। पर्सनल सेलिंग की है सेल्समैन ने 25,000 रुपये की, भाई भले ही इसने पर्सनल सेलिंग करी है बट कहीं ना कहीं ये 25,000 आएगा तो सही अकाउंट में, सेल्स के फॉर्म में तो आएगा, तो रिकॉर्ड तो होगा ना। ओके, तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, जे भी रिकॉर्ड होगा। तो आपका जो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ये पर्सनल सेलिंग वाला को हम एक एज अ ऑप्शन ट्रीट कर सकते हैं और मोर देन 1 की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके के 2-4 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल आपको लगेंगे, है ना, जिसमें आपको जो लग रहा है वो आप अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो चल रहे हो वो भी सही है, बट कहीं ना कहीं अब बोर्ड उसको किस तरीके से ट्रीट करता है, या बोर्ड अपने आंसर की में किस ऑप्शन को राइट आंसर मानता है, ये भी थोड़ा जरूरी है ना। तो आपको कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही बैलेंस्ड वे में सोचना पड़ेगा, बहुत ही तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, 2-4 क्वेश्चन ही आएंगे, बट उन 2-4 क्वेश्चन को हटाने के अलावा जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके जो और भी ऑप्शन बनेंगे वो अप्रोप्रिएट रहेंगे। ठीक है, चाहे आपकी नज़र से हो चाहे बोर्ड की नज़र से। ठीक है, चले, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, इसमें से इंटेंजिबल एसेट क्या नहीं है, क्या ट्रेडमार्क है इसका आंसर, कॉपीराइट है, गुडविल है, कंप्यूटर है, क्या, या इन दो में से सब, इनमें से एक से ज्यादा है। इसका आंसर जो बन जाएगा डी, कंप्यूटर इज इंटेंजिबल एसेट नहीं है, कंप्यूटर का एसेट है, एक टेंजिबल एसेट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ऐसा इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। ठीक है, स्ट्राइक्स बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक मतलब हड़ताल कर दी एम्प्लॉय ने। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस, आपने रेंट पे किया ऑफिस प्रेमाइस प्रेमाइस का। विड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, आपने विड्रॉ कर लिया मनी बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनिंग का परचेज किया, या इनमें से एक से ज्यादा। तो इसमें से फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं है, इसमें जो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी तो ये आपका ट्रांजेक्शन नहीं है फाइनेंशियल नेचर का, इसलिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में देखते हैं हमारा क्या क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। ठीक, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिकॉर्ड कीपिंग, या मोर देन 1, एक से ज्यादा ऑप्शन, बताइए क्या होगा। इसमें जो आपका ऑप्शन बन जाए वो ऑप्शन बन जाए आपका ई, मोर देन 1, जस्ट बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग आपकी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, और ट्रांसपेरेंसी भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑल्दो जब हम रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी अपने आप मेंटेन हो जाती है, लाइक when we maintain comparability in our accounts, reliability, जब चीजें रिलायबल होंगी तो ट्रांसपेरेंसी अपने आप हो जाती है। बट एज वी आर रेफरिंग हियर द एनसीईआरटी कंटेंट, है ना, तो एनसीईआरटी कंटेंट में कहीं पे भी मतलब एज अ टर्म ट्रांसपेरेंसी कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किए रखा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा वो ई बन जाएगा, हम भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो ये देखने वाली सोचने समझने वाली बात है। ठीक, कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, पारदर्शिता मेंटेन होगी जब चीजें रिलायबल होंगी, कंपेरेबल होंगी, तो है ना। तो पारदर्शिता, तो बाकी की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। एक होती है कंपेरेबिलिटी, एक होती है रिलायबिलिटी, एक होता है रेलेवेंस, एक रेलेवेंस भी होता है आपका। ठीक है, और ठीक है, और इसके अलावा आपका रेलेवेंस होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होती है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक दो और भी हैं, है ना, तो आप ये इनको याद रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है,
अगला चलते हैं। ए ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली इफ द ट्रांजेक्शन इज ऑफ अ नेचर, मतलब कहने वाला ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब वो ट्रांजेक्शन कैसे नेचर के ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्या इसका आंसर साइंटिफिक होगा, साइंटिफिक नेचर होगा, इकोनॉमिक नेचर होगा, फाइनेंशियल नेचर होगा, सोशल नेचर होगा, या मोर देन वन? क्या होगा इसका आंसर है? क्या बनना चाहिए आंसर? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ई। मैंने कही थी ना, तीन चीजें आपको याद रखनी है, तीन चीजें आपको ट्रांजैक्शन से रिलेटेड तीन टर्म आपको याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? एक तो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक नेचर। इकोनॉमिक नेचर इसका मतलब क्या? इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक दैट इज समथिंग रिलेटेड टू मनी, है ना, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो मनी से रिलेट करता है। ठीक है, दूसरा होता है फाइनेंशियल नेचर। अगर फाइनेंशियल नेचर भी लिख रखा है कहीं तो वो भी आपका क्या है? मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। या फिर तीसरा डायरेक्ट उसने लिख दिया मॉनेटरी ट्रांजेक्शन या मनी ट्रांजेक्शन। तो इन तीनों को क्या मानेंगे हम? इन तीनों ट्रांजेक्शन को ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। अदर वहां पे मान लो कैश नेचर लिख रखा है तो कैश नेचर को हम हालांकि रिकॉर्ड तो करते हैं, है ना, बट कैश नेचर के अलावा हम क्रेडिट नेचर के ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो कैश नेचर ये यहाँ पे राइट टर्म नहीं है। राइट टर्म क्या है? ये तीनों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। और बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे से हमने ये क्वेश्चन पेपर फॉर्म किया है, आपके क्वेश्चन फॉर्म किए हैं, ऑप्शन भी हम 5-5 लेके आ रहे हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन के बाद फिर मैं आपका 1 मिनट और लूंगा, आपको कुछ चीज़ें बतानी है। ठीक है, द एसेट विच डज नॉट हैव एनी हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसे एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? क्या वो करंट एसेट बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, टेंजिबल एसेट बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, या इनमें से एक से ज्यादा? बताइए। अगर ये क्वेश्चन में अगर सिर्फ 4 ऑप्शन होते तो पहली प्राथमिकता हम देते बी वाले को, क्योंकि है ना, इंटेंजिबल एसेट्स की क्या होती है? कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस तो नहीं होती। बट यहाँ पे 4 से ज़्यादा ऑप्शन है, मोर देन वन ऑप्शन का क्राइटेरिया, तो हम फिक्टिशियस एसेट्स को भी मान के चलेंगे, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट हमें दिखाई तो देते नहीं है। इन उसकी भी क्या होती है? उसकी भी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती। दोज आर कॉल्ड इमेजिनरी, लाइक, है ना। फिक्टिशियस का मतलब क्या? फिक्टिशियस दैट इज इमेजिनरी, ठीक है, काल्पनिक। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे जो इसका जो हमारे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन जो बन जाएगा ई विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और मैं कहता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े बहुत हल्के से कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल इन द सेंस कि अब मैं यहाँ पे बी बता रहे हैं, हो सकता है कि बोर्ड इसको डी बता दे या ई बता दे ऑप्शन में, बट हम इसको यहाँ पे दोनों लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, उसके लिए आप घबराइए मत। ठीक है, आपको वीडियो, अब मैं थोड़ी अपनी बात कर लेता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा, है ना, कंटेंट अच्छा लगा, है ना, आपको लगता है कि मेरे को इस तरीके के वीडियो और बनाने चाहिए, क्योंकि मैंने करीब 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं और मैं उसके वीडियोस बनाना चाहता हूँ आपके लिए। ठीक है, और मैं वाकई में बनाना चाहता हूँ, बट मेरे को भी रिजल्ट मिलना चाहिए। रिजल्ट इन द सेंस कि अगर इस वीडियो पे मैं सोच के चल रहा हूँ 150 व्यूज़ तकरीबन होनी चाहिए, लाइक, है ना, और 50 लैक्स होनी चाहिए, और ये होते हैं तो मैं आज शाम को दूसरा वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, ओके। और बहुत ही नॉमिनल चीज़ मांग रहा हूँ मैं, ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, और जैसा कि ये वीडियो बीपीएससी कैंडिडेट्स के लिए है ना, वैसे तो ध्यान में रखकर उन्हीं को बनाया, बट बाकी के कैंडिडेट्स भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है आपको कहीं ना कहीं सेम ही है। लगभग सारे टॉपिक आजकल पीजीटी कॉमर्स में सब कुछ सिलेबस लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, वो सब्जेक्ट उस पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं, बाकी कोई नहीं। ठीक है, मैं पर ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ बिहार से रिलेटेड वीडियो है तो बिहार का इंसान बहुत मेहनती होता है, और एक बिहारी सब पे भारी, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपने वीडियो देखा है तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, और किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है इन 30 क्वेश्चंस में, या कहीं से और कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें आपको लगता है कि मेरे से पूछने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक है,
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राम नाम, जय श्री राम, सत श्री अकाल। ओके, लव यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।